गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वीएसआई की तरफ से सीएस प्रीति भट्ट आपको आईसीएमआई का जो लॉ का पेपर आज सुबह हुआ है बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन का, वो सॉल्व करवाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और इसके आंसर्स तो मैं आपको सॉल्व करवा ही रही हूँ, साथ में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपको इस पेपर की आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप वीएसआई के वीएसआई जयपुर यूट्यूब चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो कमेंट करें और साथ में उसका जो फॉर्म है वहाँ पर फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पर इसकी आंसर की प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मॉडरेट नेचर का पेपर था, मतलब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते इसको और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते। क्वेश्चन पीछे के एमसीक्यू में से बुक जो आईसीएमआई की है उसके पीछे से भी फ्रेम हुए हैं, प्लस बिटवीन द लाइन्स फ्रेम हुए हैं क्वेश्चंस। पेपर अपने आप में मॉडरेट है, प्लस लॉ में ये बहुत ही कंसेप्चुअल पेपर मान सकती हूँ मैं इसको। सॉल्व करते हैं। पहला है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द पावर टू एंटरटेन पिटिशंस फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये सीधा सीधा सेक्शन आपका रिट्स के बारे में पूछ रहा है। जो हमारे बच्चे हैं खुद वीएसआई से पढ़े हुए अच्छी तरह से क्वेश्चन को डायरेक्ट एमसीक्यू का पीछे का है 4 to 5 टाइम्स मैं रिपीट करवा चुकी हूँ एमसीक्यूज। आराम से देखते हैं। आंसर है सी, आर्टिकल 2 to 6 एंड आर्टिकल 32। एज यू ऑल नो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटिशन फाइल हो सकती है, पढ़ाया हुआ है आपको और अच्छी तरह से मालूम भी है, बहुत ही कॉमन प्रोविजन है। सेकेंड, in case of Hindu and Muslim family business which law prevail to divide their family properties। जैसा कि आपको पता है कि पहले हिंदूज पर हिंदू लॉ प्रिवेल करता था और उनके मुस्लिम्स पर मुस्लिम लॉ करता था। तो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा लॉ उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है। देयर ओन लॉज। द आंसर विल बी सी, देयर ओन लॉज। क्वेश्चन नंबर 3 says P invite Q to his wedding ceremony to which Q consented to attend. This is not a contract breach of which gives any remedy to other party becomes। ये पूछना चाह रहा है कि P ने Q को अपनी वेडिंग सेरेमनी में अटेंड करने के लिए कहा, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच नहीं हुई, मतलब वो नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच नहीं हुई बिकॉज उनके बीच में कोई लीगल इंटेंशन ही क्रिएट नहीं हुआ। बिकॉज सेक्शन 11 जो है आपका, सॉरी सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो क्या कहता है, वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में बताता है लीगल इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज के बीच में। पार्टीज के बीच में लीगल इंटेंशन होगा जब कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने का, तो ही वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इंटेंशन नहीं है दोनों का, ये एक सोशल एग्रीमेंट टाइप है कि वेडिंग सेरेमनी में बुलाया नहीं आया तो ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी होगा, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच को रेमेडी को प्रोवाइड नहीं करता है। फोर्थ है आपका सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन में ये है कंडीशन एज टू टाइटल, जैसा कि हम सोगा से क्वेश्चन आया हुआ है। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड कंडीशन एज पर सैंपल और क्वाइट पोजीशन। देखने पर ही हमको पता चल रहा है कि ये दोनों जो चीजें हैं, तीनों चीजें हैं, ये इम्प्लाइड कंडीशन है और क्वाइट पोजीशन जो है ये इम्प्लाइड वारंटी है। सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस तो उनमें तीनों कंडीशन सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 उसमें जब हम पढ़ते हैं तो ये तीनों जो हैं आपकी, ये क्या है, कंडीशंस है, और चौथा वाला जो आपका है क्वाइट पोजीशन वो क्या है, वारंटी है। इसके बाद हम कमिंग टू द 5th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि 5th वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। There is no punishment for contempt court? No, it's false. Case laws are judicial precedent? Yes, the answer is true. केस लॉज जो होते हैं, पुराने जो केसेस सॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी, वो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं और आने वाले केसेस के लिए, अपकमिंग केसेस के लिए बेंचमार्क बनते हैं और उन जुडिशियल प्रेसिडेंट को हमारा मेन सोर्स माना जाता है लॉ का। जैसा कि बताया हुआ है सोर्सेज ऑफ लॉ में केसेस होते हैं, स्टैट्यूट्स होते हैं, कस्टमरी लॉज होते हैं, उन्हीं में ही केस लॉज का ही नाम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है। ये क्वेश्चन भी मॉड्यूल से पिकअप हुआ है। 6th क्वेश्चन, व्हेन नो डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू गुड्स आर एनेक्स टू द बिल इट इज अ क्लीन बिल। द वर्ड ऑल्सो डिनोट्स क्या, कि उसके साथ कोई भी बिल के साथ कोई और डॉक्यूमेंट एनेक्स नहीं है, यानी कि अटैच टू नहीं है, दैट इज मीन्स इट्स अ क्लीन बिल। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, X owned Y rupees 20,000, X paid rupees 15,000 in full satisfaction of the debt to which Y act. This is a case of remission. आपको पता है जब हम लेसर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो लेसर परफॉर्मेंस अपने आप में रेमिशन कहलाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल अगेन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब जो पेपर हम देख रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जब अपन देखते हैं इसके अंदर, तो ये बोल रहा है कि कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एग्जैक्ट लाइन मॉड्यूल में लिखी हुई भी है और क्वेश्चन भी वहीं से फ्रेम हुआ है। द आंसर इज सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, यहां पूछ रहा है अ फिल इन द ब्लैंक्स मे एक्सेप्ट एंड पे द बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट प्रीवियर प्रोटेस्ट। द आंसर जो है मॉड्यूल का डायरेक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 1881 से लिया गया है और उसका आंसर है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो डेफिनेशन ड्रॉई की दे रखी है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड की। उसमें कहते हैं कि प्रोटेस्ट के बिना प्रोटेस्ट के बिना भी एक्सेप्ट हो सकता है। तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है। सेक्शन है 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो सोगा से आया है, ये बोल रहा है कि इम्प्लाइड वारंटी कौन सी है इसमें। तो इम्प्लाइड वारंटी, वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन, वारंटी ऑफ फ्रीडम एंड इनकम्बलेंस, वारंटी ऑफ टाइटल एंड वारंटी ऑफ होलसमनेस। यहाँ साफ दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड तो हमारी वारंटीज हैं और थर्ड और फोर्थ हमारी इम्प्लाइड कंडीशंस है जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 और 16 सबसेक्शन 2 में दी गई हैं। तो हमको जब आंसर को चेक करना है तो यहाँ पर ए आंसर होगा जिसमें 1 और 2 को इंक्लूड किया गया है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, मैंने ऐसे आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर बड़ा ही मॉडरेट नेचर का है। काफ़ी क्वेश्चंस इसके अंदर डायरेक्ट आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं 11 पर आ रही हूँ नीचे। परफॉर्मा इनवॉइस इज यूज्ड फॉर विच पर्पस। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बोल रहे हैं परफॉर्मा इनवॉइस काय के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है वो कह रहा है बोथ ए एंड बी हेल्प्स टू कंपनी फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ ड्यूटीज एंड taxes payable and used in quotation. Both A and B will be the answer for question number 11. FAS stands for, मॉड्यूल में एक लाइन दी हुई है, FAS का मतलब फ्री alongside शिप होता है जो 12th का आंसर है। फिर हम 13 पर आएंगे। Which factor is not considered while choosing means and mode of communication? कौन सा फैक्टर कम्युनिकेशन का मीडियम चूज करने के लिए काम में नहीं आता? ऑफ कोर्स कॉस्ट फैक्टर तो हम देखते ही हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम हमको लेस कॉस्टिंग पड़ेगी, मतलब उसकी लेस एक्सपेंसिव पड़ेगा, किसकी कॉस्ट कम आएगी। साथ में हम रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है, लाइक हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन अवेलेबल है, रिटर्न है, कौन सा रिसोर्स उस टाइम है, कौन सा डिवाइसेस, कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ में डिस्टेंस, अगर आप बहुत दूर कम्युनिकेट कर रहे हो तो कौन सा मीडियम लेंगे, एकदम आप नेक्स्ट डोर को ही कम्युनिकेट कर रहे हो तो कौन सा मीडियम लेंगे। इन सबको देखते हुए बी जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाता जब हम कम्युनिकेशन का मीडियम चूज करते हैं। तो इट मीन्स नेचर एंड वेल्थ ऑफ द लोकेलिटी, इट डजंट मेक एनी सेंस कि कम्युनिकेशन का मीडियम चूज करते वक्त इसका कोई भी सेंस या वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 14 क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो 14 क्वेश्चन के अंदर ये आपकी ट्रू फॉल्स एमसीक्यू के जो पीछे वाले हैं उनमें से लिया गया था, लेकिन इसमें मस्ट की जगह मस्ट भी लगाकर थोड़ा सा क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग करने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो आपका सी लेना पड़ेगा, बिकॉज मॉड्यूल में ये मस्ट बी की जगह मस्ट नॉट बी है। तो मस्ट बी के अकॉर्डिंग ये वो हो जाता है, लेकिन मस्ट नॉट बी करेंगे तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट ट्रू फॉल्स में से ये आंसर है। 14 के बाद 15 क्वेश्चन आता है। 3 जजेस की बेंच जो हाई कोर्ट में है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इट्स अ डिविजनल बेंच। कौन सी बेंच है? डिविजनल बेंच। फिर हम आ रहे हैं डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो काय में रिकॉर्ड किया जाता है। ये इनके जो मैगजीन्स होती हैं पर्सनल वाली, AIR और SCC, इसमें इसको रिकॉर्ड किया जाता है। हमको दिया भी गया है इसका आंसर, और इसका आंसर मॉड्यूल में बिटवीन द लाइन से लिया गया है, AIR एंड SCC। अब हम आ रहे हैं कि 17 क्वेश्चन पे सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट हमको 17 में देखना है कि फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। इसका आंसर पार्ट एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये क्या है? देखो ये क्या क्या इसमें बोल रहा है, फॉल्स कौन सा है। पहला आ रहा है एन एक्शनेबल क्लेम ऑलवेज बी असाइंड। अब ऑलवेज वर्ड उसने दिया है, बट एक्शनेबल क्लेम कैन बी असाइंड, दिए जा सकते हैं आगे। एडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, बहुत कुछ होना जरूरी नहीं है।
थोड़ा कुछ भी होगा तो भी वो कंसिडरेशन को मैटर करेगा। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फोर्थ आ रहा है एब्सेंस ऑफ फ्री कंसर्न रेंडर्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। डेफिनेटली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसमें फ्री कंसेंट अगर हमारी नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल नेचर का हो जाएगा। तो हमारे तीनों पार्ट्स जो हैं वो ट्रू आ रहे हैं। फॉल्स जो आ रहा है वो फर्स्ट आ रहा है, कैसे, पार्ट एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। मतलब हम जब किसी को ऑफर करते हैं और वो एक्सेप्ट करता है और वो आधा एक्सेप्ट करता है यानी कि पार्ट एक्सेप्टेंस देता है, तो वो क्या एक वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं। जैसे ही उसने पार्ट एक्सेप्टेंस दी, इट विल बी क्वालिफाइड एज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मींस एक्सेप्टेंस विद सम मॉडिफिकेशंस, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज काउंटर ऑफर। अगर VSI से पढ़े हुए हैं आप, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आराम से आप इन क्वेश्चंस को एकदम नंबर वाइज ही देखकर ही आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव डन इट वेरी सेवरल टाइम्स इन द क्लास, लाइक 3 or 4 टाइम्स वी हैव डन इट। 18th क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड इनिशियली हाउएवर सीजेस टू बी एनफोर्सेबल सब्सिक्वेंटली। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड नेचर का था और बाद में ये क्या हो गया, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, यानी बाद में एनफोर्सेबल नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, रिमेन्स वॉइड becomes void when it ceases to enforceable। मतलब 18th का आंसर क्या है, B है। नेक्स्ट कमिंग, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया गया तो इससे सेलर को लॉस हो जाएगा, परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन अ लॉस टू द प्रोमिसर। मतलब इतनी ज़्यादा कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी आ गई है काम करने की कि अगर आपने इस ऑर्डर को पूरा किया तो सेलर विल इनकर लॉस, उसको लॉस हो जाएगा। द आंसर विल बी बी। फिर हम आ रहे हैं 20 में, ऑफिस ऑर्डर डज नॉट इंक्लूड। इसमें हमको अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल चलना पड़ेगा और आंसर आपका सब्जेक्ट आ रहा है कि ऑफिस ऑर्डर साइन भी होता है ना, उसमें डेट भी होती है, ऑर्डर नंबर भी होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी वो हो सकता है। तो ऑफिस ऑर्डर सब्जेक्ट का नहीं होता है। 21, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है? ये साफ ही दिख रहा है, कम्युनिकेट वर्ड आया है शेयर से, यानी कि अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, शेयर यानी कि कम्युनिकेट करना है। एब्रीविएशन मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर। जब भी आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, एक बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, तो छोटे शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग, एब्रीविएशन शुड बी ऑलवेज अवॉइडेड। नेक्स्ट इज सी, बोथ A and B। जब A और B नहीं है तो C भी नहीं होगा। द लास्ट विल बी द आंसर D, द कम्युनिकेशन प्रोसेस सर्कुलर मॉडल नॉट। ये आगे बढ़ता है, ऐसे आता है, इट इज नॉट गोइंग टू सर्कुलर मॉडल। 22 आंसर जो है, विच टाइप ऑफ लेटर इज नॉट अ गुडविल लेटर? एट द वर्ड कंप्लेंट सजेस्ट दैट इट्स नॉट अ गुड थिंग। मीन्स कंप्लेंट जब आप किसी लेटर में कर रहे हो तो वो गुडविल के लिए तो हो ही नहीं सकती। तो सी इसका आंसर है। दिस इज ऑल्सो अगेन फ्रॉम द मॉड्यूल इटसेल्फ, मॉड्यूल से ही ये क्वेश्चन आया है। 23, वी आर गोइंग टू 23 क्वेश्चन विच इज नॉट अ कम्युनिकेशन फ्लो। अब है द मिस्ट्री बिगन्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चन है उसमें चारों ही वैसे तो कम्युनिकेशन के फ्लो हैं, बट जो आंसर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का देखा जाए, ICMI सजेस्टेड के अकॉर्डिंग, तो वो वर्टिकल जाता है, यानी कि 23rd का आंसर सी होगा। 24, इफ अ मैसेज इज to the post, the message is said to be, message is short and to the point, the message is said to be concise। जो 7 C's हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन के, उसमें कंसाइज कहता है कि जो सूचना आप भेजते हैं आगे वो अपने आप में शॉर्ट और टू द पॉइंट होनी चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट टू द टारगेट होनी चाहिए। तो ये कंसाइज पॉइंट आ जाएगा इसका। 25 जो कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज व्हेन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है जब लिसनर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड मतलब बहुत सारा मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? लिसनर गेट्स टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। Then the question comes 26, damages are awarded by way of punishment। मैंने पढ़ाया भी था, बताया भी था, एज यू ऑल नो, कि जब हम किसी को दंडात्मक कार्यवाही के तहत कुछ विंडिक्टिव डैमेजेस देते हैं कि एज अ पनिशमेंट हम उसको देते हैं, पेनलाइज्ड प्रोविजन के तहत आता है, तो उसे विंडिक्टिव डैमेजेस कहते हैं। द आंसर विल बी बी। नाउ कमिंग टू द 27th क्वेश्चन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ओनली when the section
डायरेक्ट सेक्शन इसमें बोलता है सेक्शन 4, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ओनली व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, यानी 27 का सी क्वेश्चन आंसर इसका आता है। 28, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यू टू, एक कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट, नहीं हम कर सकते हैं, कंसेंट फ्री नहीं होगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल कर लेंगे। इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, एग्जैक्टली ट्रू, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते अगर कंसिडरेशन कम हुआ तो। सबको पता है कंसिडरेशन 10 रुपए का भी हो सकता है, 1 रुपए का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, इसका मतलब कंसिडरेशन की इनएडिक्वेसी के कारण आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द ऑड वन। अब इसमें हम नॉर्मली एक्ट का नाम दिया हुआ नहीं है तो हम इसको आईसीए से लिंकअप करके कोशिश करेंगे कि नॉर्मली जब बायर किसी चीज़ के पैसे दे देता है और गुड्स को खरीद लेता है तो उस केस में आप जब बायर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है तो क्या क्या मांगेगा, एक तो प्राइस मांगेगा जो उसने पे की है, इंटरेस्ट मांगेगा प्राइस पर जितने टाइम के लिए प्राइस दी हुई है, और लास्ट में वो डैमेजेस मांगेगा कि जो उसका टाइम खराब हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट के में एंटर हो जाने के कारण उसके डैमेजेस या खामियाजे या हट जाने मांगेगा। रिवॉर्ड मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, इसलिए तीनों से लिंकअप ना होता हुआ ऑड वन में आउट हो जाएगा, मतलब 29 का आंसर आएगा डी। फिर हम इसके बाद कमिंग टू द 30 क्वेश्चन, A made receipt is an acknowledgement for receipt of goods। मैंने बच्चों को बताया हुआ है acknowledgement है कि goods मिल गए हैं, ये mail receipt नहीं है, made receipt। There is a misprint in the question। 31, which of these is not an essential requirement of a valid bill of exchange। अब यहाँ बता रहे हैं ये कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन हाँ बिल ऑफ एक्सचेंज में कंसिडरेशन एक ऐसा एलिमेंट है जो होना ज़रूरी है या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी क्या हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड होता है। बिल इन सेट्स आर मेड इन सेट्स ऑफ 3, हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले भी कि बिल काये बनाए जाते हैं, सेट्स में बनते हैं और सेट्स कितने होते हैं, 3। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल अगेन। 33, लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर, लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर, क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसका आंसर है सेक्शन 30, डायरेक्ट फ्रॉम द मॉड्यूल, सेक्शन पूछा है इसने इस बार। 34, इन अ प्रोमिसरी नोट द अमाउंट ऑफ मनी मे पेबल, प्रोमिसरी नोट के अंदर अमाउंट जो मनी का होता है वो पेबल जो होता है वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी सर्टेन, मस्ट बी सर्टेन, अनसर्टेन, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, मस्ट बी, शेल बी। 29, 34 हमारा आंसर है, 34 का आंसर है फर्स्ट, मस्ट बी सर्टेन। एक्चुअली मस्ट बी सर्टेन इसका आंसर होगा कि मे बी सर्टेन और अनसर्टेन नहीं होगा, और लास्ट वाला तो डायरेक्टली अनसर्टेन हो रहा है। फिर नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन अ चेक इज क्रॉस्ड जनरली द बैंकर ऑन whom it is drawn, जब हम जनरल क्रॉसिंग करते हैं, एज यू ऑल नो क्रॉसिंग जनरली स्पेशली सब तरह की होती है। क्रॉसिंग का मतलब होता है लेफ्ट साइड में 2 पैरेलल लाइंस खींच देना। अब क्रॉसिंग जब हम करते हैं जनरली तो उसका मतलब ये होता है कि इसका पेमेंट हमको विंडो पर नहीं मिलेगा, यानी कि कैश काउंटर पे नहीं मिलेगा, इसका पेमेंट हमको कहाँ होगा, बैंकर पे होगा। तो सीधी सी बात है कि आंसर क्या होगा, शेल नॉट पे अदरवाइज देन टू द बैंकर, बैंकर के अलावा इसका पेमेंट कहीं ना हो, तो क्वेश्चन विल बी ए। 36 क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो कहता है अंडर विच ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड एंड इलीगल, कब कब सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इलीगल हो जाता है। सीधा सा आंसर है व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जब कानून इसको मना करता है और फिर भी आप वो करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और इलीगल होता है। 37, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, 37 का आंसर हमने यहाँ पर बी लिया है कि ट्रू नहीं है, इसका मतलब सच नहीं है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज एन एसेंशियल पार्ट टू स्टेट विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू नहीं है, द आंसर विल बी बी किया है हमने, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियल कंडीशन टू अपॉइंट एन एजेंट। क्योंकि एजेंट को अपॉइंट करने के लिए मेजोरिटी को जज करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज प्रिंसिपल कभी भी माइनर नहीं बन सकता, लेकिन एजेंट तो माइनर बन ही सकता है। क्यों बन सकता है माइनर एजेंट, क्योंकि एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं है, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आंसर जो आ रहा है अपना ट्रू नहीं है वो है डी, सॉरी। Now coming into section question number 38, which of the following statements are
करेक्ट, इसमें बताया है कि स्टेटमेंट बताएंगे कौन सा करेक्ट है। द आंसर विल बी 38 फॉर बी, कावे टेम्पटर मीन्स दैट द बायर मस्ट बी केयरफुल। साफ दिख रहा है, कावे टेम्पटर यही कहता है क्या कि क्रेता सावधान रहो, लेट द बायर बिवेयर। जो भी आदमी बाजार में सामान खरीदने के लिए जा रहा है, बायर उसको अपने आप को फुली अलर्ट और उसको आंख कान खोल कर चीज़ को खरीदना चाहिए। तो यही है, केयरफुल रहना चाहिए। 38 का बी आंसर है। फिर हम आ रहे हैं 39 पे। एक्चुअली थोड़ा सा फेडेड पेपर है तो देखने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। 39 जो है, इन केस नो प्राइस इज फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बायर हैज टू पे रीजनेबल प्राइस। आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि पहले अगर फिक्स है प्राइस तो फिक्स, नहीं तो रीजनेबल प्राइस थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी, तो थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग प्राइस लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 इज कमिंग फ्रॉम हायर परचेज सेल एग्रीमेंट। दिस इज कॉल्ड 40 जो हारा है आपका, ये कहता है Which of these statement is appropriate for a hire purchase sale agreement? और 40 का आंसर आपका बी है। द इंस्टॉलमेंसी अगर बायर की हो जाएगी तो आप सेलर गुड्स वापस ले सकता है, क्योंकि देखो इंस्टॉलमेंट में चल रहा है, हायर परचेज किस्तें जा रही हैं, और जब बायर इंस्टॉलमेंट हो जाएगा इसका मतलब वो आगे किस्तें नहीं चुका पाएगा, तो सेलर गुड्स को वापस ले सकता है। 41 एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन ऑफ द पार्टीज लॉसेस ऑल द राइट अगेंस्ट द अदर वन। एक पार्टी जब दूसरे पार्टी के खिलाफ सारे अधिकार खो देती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में आंसर दे रहा है, बी आएगा, वॉइड कहलाएगा। 42 the answer for 41 is B. 42 now coming to question number 42, which of the following is a false statement? False statement पूछ रहा है। Contingent contract contains reciprocal promises. Every contingent contract need to be wagering agreement. Contingent contract is a contract to do or not to do something, or contingent contracts are valid. The answer will be A, contingent contract contains reciprocal promise, क्योंकि बाकी की सारी conditions true हैं, केवल A ही जो है वो false है। आगे आ रहे हैं, now coming to the 43, which of the following is not covered under the quasi contract? Quasi contract में क्या क्या cover नहीं होगा? अब quantum merit is also a sort of quasi contract and finder of lost goods, as you all read that in section 68 to 72 we cover quasi contracts जो ऑपरेशन ऑफ लॉ से बन जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स में फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, क्वांटम मेरिट के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डेट जो है, किसी डेट का पेमेंट कर देना कॉन्ट्रैक्चुअल डेट का, अपने आप में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट अ कम्युनिकेशन। ये क्या बोल रहा है कि कौन कौन से फीचर्स में कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन फ्रॉम द MCQ, पीछे से MCQ दिया गया है। तो भी बोल रहा है कम्युनिकेशन कब नहीं होगा, जब मैसेजेस का फ्लो ही नहीं होगा। फ्लो ही नहीं होगा मैसेज का, तो आंसर क्वेश्चन भी वो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगा। 45 विच ऑफ दीज आर नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप पढ़ चुके हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 45 क्वेश्चन में माइनर वाला कोई प्रोविजन है ही नहीं। फैमिली अरेंजमेंट में प्रिविटी एप्लीकेबल होती है ना, असाइनमेंट में, एजेंसी में, एग्रीमेंट विथ माइनर जो है इसके साथ कोई भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, which of the following statements is true? An agreement with minor is void. An agreement with minor is voidable. The right of estoppel is equally applicable against the minor. And the question will be, the answer will be A. An agreement with minor is void. अब हमने यहाँ void को by default void अब इन इश्यू या वॉइड एग्रीमेंट के परव्यू में ही समझा है, बिकॉज दिस आंसर इज नॉट एक्सप्रेसिंग दैट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखना चाह रहा है वॉइड एग्रीमेंट, तो हम इसको डायरेक्ट वॉइड एग्रीमेंट मानकर ही ट्रू मानेंगे। नाउ कमिंग टू द 47 क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सेल ऑफ गुड्स एंड देयर शुड बी गुड्स तो होने ही चाहिए, पार्टीज भी होनी चाहिए, और इसके बाद म्यूचुअल कंसेंट भी होनी चाहिए। तो 47 जो अपना आंसर आ रहा है उसको कह रहे हैं ये राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट तो होगा ही, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो ICA के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो सोगा के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, तो कॉन्सेस एड आइडियम यानी कि सिमिलरिटी ऑफ माइंड तो आपका होना ही चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो 13 सेक्शन के अकॉर्डिंग भी फ्री कंसेंट पढ़ते हैं, 12 में कंसेंट पढ़ते हैं। ये सोगा है, सोगा इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ICA, सो ये भी म्यूचुअल कंसेंट इसमें होना जरूरी है। अंडर विच सर्कमस्टांसेस अनपर सेलर रीसेल द गुड्स,
अनपेड सेलर कौन कौन सी कंडीशंस में गुड्स को रीसेल कर सकता है? बट द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, डेफिनेटली गुड्स खराब होने वाले हैं, पेरिशेबल नेचर के हैं, तो अनपेड सेलर जिसको पेमेंट नहीं मिली है वो फास्टेस्ट स्पीड में गुड्स को बेचेगा ताकि उनकी मिनिमम कॉस्ट तो हम रिकवर कर सकें। गुड्स आर कॉस्टली, दैट इज नॉट द रीजन, एंड सी, बी एंड ए हो ही नहीं सकता जब बी ही नहीं है, तो आंसर विल बी ए फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 5. एक्ट डील्स विद, दिस इज आस्किंग कि कौन सा सेक्शन 5 के साथ कौन सी चीज को डील करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को डील करता है सेक्शन 5. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ये बोल रहा है कस्टम एंड यूजेस के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है. हमने पढ़ा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केवल 3 ही चीजों को नेगोशिएबल मानता है. द फर्स्ट इज promissory note, the second is bills of receivable and third is check. तो हमने क्या पढ़ा कि बाकी की चीजें कस्टम एंड यूजेस से हैं या नहीं, दैट इज नॉट आवर, मतलब अपना परव्यू नहीं है कि हमें देखना है कि डिलीवरी नोट है, रिलेवे है, नहीं, हम ये देख रहे हैं कि चेक जो है वो एक्ट के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द कस्टम एंड यूजेज, द आंसर विल बी सी. होपफुली ये पेपर की आंसर की आपके आंसर से मैच करेगी और आपने अच्छा स्कोर किया होगा. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी कमेंट, यू कैन आस्क इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू.